हमारे लोग तो अभी खाली नौकरी और नेता बनने के चक्कर में है। बिजनेस में कितनी हिस्सेदारी होगी ये सवाल उठाना जरूरी है। ये सरकार ऐसी पॉलिसी बनाए, कितने स्कॉलरशिप देंगे SC ST OBC को, विदेश जाने के लिए कितने बच्चों को देंगे, ये सब सवाल उठाना पड़ेगा ना। मुझे लगता है नौकरी और पॉलिटिकल रिजर्वेशन के अलावा संसाधनों में हिस्सेदारी पे विमर्श हो, एजुकेशन पे विमर्श हो, हेल्थ पे विमर्श हो, सुरक्षा पे विमर्श हो। अगर मोदी जी को पिछड़ों ने वोट दिया पिछड़ा नाम पर, तो विश्वास करके ही दिया होगा ना। 10 साल में समीक्षा हो गई कि कितना पिछड़ा समर्थक है, कितना पिछड़ा विरोधी है। अगर ये कह रहे हैं तो कि चुनाव में जो वादे होते हैं ना, घोषणा पत्र होता है, जनता के साथ एक शपथ पत्र होता है। अब लोगों को तैयार होना पड़ेगा कि जो आप बात कह रहे हैं उसको अगर आप चुनाव जीतेंगे तो कैसे लागू करेंगे, इसके लिए फिर दबाव बनाना होगा। क्योंकि कांग्रेस को ये बात समझ में आ गई है कि उनका ट्रेडिशनल जो वोट है ब्राह्मण चला गया RSS में, दलित वोट मान लो बसपा के पास है, कुछ BJP के पास है, और पिछड़ा वोट उनके पास पहले भी नहीं था। मुस्लिम वोट था, मुस्लिम भी कहीं सपा के साथ है, कहीं RJD के साथ है, कहीं बसपा के साथ है। तो जो ट्रेडिशनल वोट उनका है वो तो कोलैप्स हो गया ना एक तरह से। तो अल्टीमेटली वोट कहाँ से आएगा? वोट तो यहाँ जातियों का देश है ना, भारत एक जाति प्रधान देश है। तो जब तक आप आंकड़ों की बात नहीं करोगे, इंक्लूसिव प्रोग्रेस की बात नहीं करो, तो वोट कहाँ से लाओगे? तो ये एक मजबूरी भी है। EWS तो मैं अभी भी गैर संवैधानिक कह रहा हूँ। 48 घंटे में आपने पास कर दिया, और कास्ट सेंसस की मांग इतने दिनों से हो रही है, लेकिन तभी कास्ट सेंसस नहीं हो रहा है। EWS का क्या आंकड़ा था? अगर सवर्ण पहला जातिवादी आरक्षण है EWS, जब बिना किसी आंकड़े के, बगैर किसी रिसर्च के आपने EWS कोटा लागू कर दिया, कोई आंकड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, और EWS में आपने 10% लागू कर दिया। पॉपुलेशन 15% है, 15% में से आधा तो कम से कम क्रीमी लेयर के ऊपर होगा, तो 7.5% को आपने 10% आरक्षण दे दिया। और यहाँ जो 63% है उसको आप 27% में निपटा के रखे हुए, और वो भी जो है वो भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। ये सवाल सिर्फ आरक्षण का मसला नहीं है, ये मसला प्रतिनिधित्व का है और संसाधन में हिस्सेदारी का है। एक बार अगर जाति जनगणना आ गई तो ये पता लग जाएगा ना किसके पास कितना ज़मीन है, किसके पास कितनी संपत्ति है, किसके पास स्कूटर है, किसके पास साइकिल है, किसके पास मर्सिडीज है। जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। तमाम राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं वो जातीय जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं, और मन से ऐलान कर रहे हैं कि हम जातीय जनगणना कराएंगे जब हमारी सरकार आएगी। तो ठीक बोल रहे हैं ना। और ये मुद्दा तो सोशल एक्टिविस्ट जो है इतने सालों से, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये नारा तो जगदेव बाबू ने लगाया था कब, 60-70 के दशक में, कि 100 में शोषित 90 है, 90 भाग हमारा है। कांशी राम जी ने 85-15 का आंकड़ा लगाया, नारा लगाया था। और जाति जनगणना 1931 में हुई थी आखिरी बार। उसके बाद जाति जनगणना नहीं होती है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की जनगणना होती है। वैसे सरकार के पास, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, सारे आंकड़े मौजूद होंगे, उनके पास हैं आंकड़े। वो आंकड़े जो है वो प्रकाशित नहीं करना चाह रही है, क्योंकि इससे ये सवाल सिर्फ आरक्षण का मसला नहीं है, ये मसला प्रतिनिधित्व का है और संसाधन में हिस्सेदारी का है। एक बार अगर जाति जनगणना आ गई तो ये पता लग जाएगा ना किसके पास कितना ज़मीन है, किसके पास कितनी संपत्ति है, किसके पास स्कूटर है, किसके पास साइकिल है, किसके पास मर्सिडीज है। तो ये आया कहाँ से ये भी पता लगेगा ना कि देश के संसाधन में लोगों का भी हिस्सा है। तो ये तो अच्छी बात है, और कम से कम इसके लिए मैं सोशल एक्टिविस्ट लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि लगातार जो पिछले 10 वर्षों से हम लोग भी लगातार ये सवाल उठा रहे थे। अब जैसे बिहार में आ गया ना कास्ट सर्वे आ गया, तो उसमें तो स्पष्ट हो गया ना कि पिछड़ा जो है, अति पिछड़ा जो है वो है 36%, पिछड़ा जो है 27% है, शेड्यूल कास्ट की आबादी भी 19% से, साढ़े 19% से ज़्यादा है। तो भाई जब बिना किसी आंकड़े के, बगैर किसी रिसर्च के आपने EWS कोटा लागू कर दिया, कोई आंकड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, और EWS में आपने 10% लागू कर दिया। पॉपुलेशन 15% है, 15% में से आधा तो कम से कम क्रीमी लेयर के ऊपर होगा, तो 7.5% को आपने 10% आरक्षण दे दिया। और यहाँ जो 63% है उसको आप 27% में निपटा के रखे हुए, और वो भी जो है वो भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, वो भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो अब तो मैं पॉलिटिकल पार्टीज ये सवाल उठा रही है, और कांग्रेस चूँकि एक राष्ट्रीय पार्टी है, अगर वो सवाल उठा रही तो जाहिर है कि बीजेपी से तो छुप रही है ना। बीजेपी तो हलफनामा दे रही है सुप्रीम कोर्ट में कि हम नहीं करा सकते हैं जाति जनगणना, तो छुप रही। तो इससे स्पष्ट हो गया ना कि आपने जब 14 में मोदी जी की सरकार बनी तो उस समय इलेक्शन के पहले क्या कह रहे थे कि हमको नीच बोल दिया, नीच बोल दिया, मैं पिछड़ी जाति का हूँ, पिछड़ी जाति का हूँ।
तो ये तो आपका नैतिक दायित्व था कि कम से कम पिछड़ी जाति की जनगणना आप करवा लेते। लेकिन 10 वर्षों में एक भी ऐसा पॉलिसी हमको बताइए, एक भी कमीशन ऐसा बना हो कि जिसमें पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए बना हो। उल्टा हुआ है, सरकारी कंपनियां बेची जा रही है, ठेके पे दी जा, नौकरियां ठेके पे दी जा रही है। क्लास 3 क्लास 4 तो ठेके पे ऑलमोस्ट जा चुकी है। तो ठेके पे नौकरियां चली जाएंगी तो उसमें रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। और वो भी जो है कहते हैं कि 45 दिन के बाद अगर होगा तो उसमें रिजर्वेशन लागू। अगर गेस्ट टीचर पढ़ा रहे हैं, चाहे कुछ भी इस तरह का दे रहे हैं, तो 45 दिन का नहीं देगा, 44 दिन का देगा। लेकिन सर सवाल ये है ना, जो 15% जिनकी बात कर रहे हैं, जो अपर कास्ट लोग, वो डर उन्हें इस बात का जाति जनगणना से उन्हें कोई डर नहीं। आप जो कह देते हो मर्सिडीज कितनी है, प्लॉट कितने हैं, फ्लैट कितने हैं, जमीन कितनी है, इस बात को लेकर वो दहशत में है लोग। नहीं तो जानना जरूरी है ना भाई कि कितने फ्लैट। तब भाई जान के क्या जब करोगे? तक हिस्सेदारी आंकड़े करोगे क्या? आंकड़े होंगे तो सरकार पॉलिसी बनाएगी ना उस तरह से कि आंकड़े जब होंगे तब ही हम सब मान लो कि हमको कोई एजुकेशनल पॉलिसी बनाना है किसी के लिए, या किसी समाज किसी सेगमेंट को बढ़ाने के लिए कुछ बनाना है, तो उसमें उसके आंकड़े तो होने चाहिए ना। तो बगैर आंकड़े के पॉलिसी, जैसे आपने ईडब्ल्यूएस, तो मैं अभी भी गैर संवैधानिक कह रहा हूँ, 48 घंटे में आपने पास कर दिया। और कास्ट सेंसस की मांग इतने दिनों से हो रही है, लेकिन तभी कास्ट सेंसस नहीं हो रहा है। ईडब्ल्यूएस से क्या आंकड़ा था? अगर सवर्ण पहला जातिवादी आरक्षण है ईडब्ल्यूएस, अगर सवर्ण गरीब है तो जाति व्यवस्था के कारण गरीब है या सरकार की नीतियों के कारण गरीब है, दो में से तय करना होगा ना। ऐसा तो नहीं कि सामाजिक जाति की वजह से वो गरीब है, वो सरकार की पॉलिसी जैसी है कि सारे पॉलिसी जो है ना अडानी के पास पहुंच रही है। लेकिन आप कई ब्राह्मण कह रहे हैं जी ईडब्ल्यूएस ले लो, पर जैसे व्यवस्था बनी हुई है ऐसी बनी रहने दो इसे। नहीं, वो तो संभव थोड़ी है, 21वीं सदी है ना, भारत इतना बड़ा डेमोक्रेसी है, तो जो वर्ण व्यवस्था की बात करें वो थोड़ी चलेगा यहाँ पे। वो रेसिस्टेंस तो होगा, उसका प्रतिरोध तो होगा। कुछ लोग खड़े होकर कह रहे हैं कि अब बंटवारा होगा। किस चीज़ का बंटवारा होगा? ये सारे संसाधनों का हिस्सेदारी। नहीं, बट हिस्सेदारी होगी ना। अब कितने रिजर्वेशन लागू हुए हैं, कितना किसके पास जमीन है, सब जमीन भी बांटो। मोदी जी कह रहे हैं कोई जाति उती होती नहीं है, गरीबी से बड़ी कोई जाति नहीं है। हाँ हाँ, दोनों कहने के लिए तो जो बोलते हो, तो फिर नीची जाति पिछड़ी जाति क्यों बोले थे? जब तो गरीबी, तो कम्युनिस्ट पार्टी भी गरीबी की बात कर रही है। तो आप एक मोदी जी कम्युनिस्ट शासन या सोशलिस्ट व्यवस्था लाने जा रहे हैं कि मोदी जी यहाँ पूंजीवादी, वो भी क्रोनी कैपिटलिज्म, मोनोपोली कैपिटलिज्म ला रहे हैं ना, कि एक ही व्यक्ति रहेगा, वन नेशन वन लीडर एंड वन कैपिटलिस्ट। तो एक समान व्यवस्था लागू कर दो ना। प्रियंका राहुल गांधी जिस प्रकार मांग कर रहे हैं पिछड़ों को लेकर, जो अग्रसर हो रहे हैं, ये इसमें कहीं चाल तो नहीं है इन दोनों की, वोट वोट की? ऐसा है, देखिए राजनीतिक पार्टी तो अपने हिसाब से काम करती हैं, ठीक है जी। वोट भी होगा, वोट क्यों नहीं लेगा? डेमोक्रेसी में लोग वोट मांगते ही हैं भाई। कई तरह की आप घोषणा करते हैं, चाहे योजना लागू करते हैं, जैसे राजस्थान में अभी 10 लाख फ़ोन बांटे गए, अभी 3 साल का रिचार्ज करा के उसमें बांटे गए हैं। तो नेता तो वोट के लिए ही करेगा ना, खुद तो थोड़ी है कि वहाँ पे साधु है कि चुपचाप बैठा रहेगा, उसको वोट चाहिए, सरकार बनाना है, विश्वास करना तो इसीलिए नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए? विश्वास करने के अलावा रास्ता क्या है? अगर मोदी जी को पिछड़ों ने वोट दिया पिछड़ा नाम पर, तो विश्वास करके ही दिया होगा ना। 10 साल में समीक्षा हो गई कि कितना पिछड़ा समर्थक है, कितना पिछड़ा विरोधी है। अगर ये कह रहे हैं तो कि चुनाव में जो वादे होते हैं ना, घोषणा पत्र होता है, जनता के साथ एक शपथ पत्र होता है। अब लोगों को तैयार होना पड़ेगा कि जो आप बात कह रहे हैं उसको अगर आप चुनाव जीतेंगे तो कैसे लागू करेंगे, इसके लिए फिर दबाव बनाना होगा। क्योंकि कांग्रेस को ये बात समझ में आ गई है कि उनका ट्रेडिशनल जो वोट है ब्राह्मण चला गया आरएसएस में, दलित वोट मान लो बसपा के पास है, कुछ बीजेपी के पास है, और पिछड़ा वोट उनके पास पहले भी नहीं था। मुस्लिम वोट था, मुस्लिम भी कहीं सपा के साथ है, कहीं आरजेडी के साथ है, कहीं बसपा के साथ है। तो जो ट्रेडिशनल वोट उनका है वो तो कोलैप्स हो गया ना एक तरह से। तो अल्टीमेटली वोट कहाँ से आएगा? वोट तो यहाँ जातियों का देश है ना, भारत एक जाति प्रधान देश है। तो जब तक आप आंकड़ों की बात नहीं करोगे, इंक्लूसिव प्रोग्रेस की बात नहीं करो, तो वोट कहाँ से लाओगे? तो ये एक मजबूरी भी है, और जो बात कह रहे हैं ठीक कर रहे हैं। और अब जो है, अब पुराने ज़माने की बात नहीं है। अगर आपने कहा है कि जाति जनगणना कराएंगे, सरकार अगर बनी, अगर नहीं कराएंगे आप जाति जनगणना, तो लोगों को सड़क पे आना होगा फिर। लेकिन इससे जिस प्रकार कांग्रेस अब जातीय जनगणना की बात कर रही है, जो 15% वोट है वो तो फिर विरोध में चला जाएगा कांग्रेस के। तो कांग्रेस के पास है कहाँ समर्थन में? ये बताओ, कांग्रेस के पास वो 15% वोट है कहाँ? तो आखिर वोट तो जो है, वोट तो उसको SC ST OBC माइनॉरिटीज ही देता है ना। जहाँ भी सरकार बनी है, भूपेश बघेल की सरकार है, OBC है। यहाँ राजस्थान में जो अति पिछड़ा है, कर्नाटक में सिद्धारमैया अति पिछड़ा है। तो दलितों ने, पिछड़ों ने वोट दिया है ना, कि सवर्ण 15% से कहाँ से बना लेगा? बीजेपी इसकी काट ला रही है, देखिए
रोहिणी कमीशन की बात कर रही है तो लागू करें ना। जब रोहिणी कमीशन आप लागू कर रहे हैं तो आप जाति जनगणना क्यों नहीं करवा रहे हैं? आप लागू पब्लिश करो ना। हम लोग तो कह ही रहे हैं रोहिणी कमीशन का पब्लिश करो, क्या दिक्कत है? अब जैसे राहुल गांधी ने कहा, मीडिया वालों से पूछा कि भाई इसमें कितने SC ST OBC हैं, तो सबसे पहली बात समझिए, ये जो सवाल सोशल एक्टिविस्ट लगातार उठा रहे थे, अब पॉलिटिकल पार्टीज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहने के लिए ये मजबूर हुई है ना, हुई है ना, कि भाई पत्रकारों से भी पूछा जा रहा है कितने हो यहाँ पर। तो ये पहला कदम है। अभी आप जाके घर में सो जाएंगे कि हाँ बोल दिया हो जाएगा, तो ऐसे होता नहीं। लगातार तमाम दबाव बना के रखना पड़ता है पॉलिटिकल पार्टी पे। अब हम लोग कहाँ जाते हैं? हम लोग अपना एजेंडा सेट करते हैं, एजेंडा पे बात करते हैं, एजेंडा पे बात करते हो। चलिए, खुशी की बात यह है कि अब वो एजेंडा जो है अब विमर्श के केंद्र में आ रहा है जी। तो क्या आप कांग्रेस, जिस प्रकार आपने कहा कि अपर कास्ट जो वोट अब कांग्रेस के पास बचाने नहीं है ना भाई, तो क्या प्रधानमंत्री दलित पिछड़े से बनाएगी? अब देखो, अब तो देश का मूड तो ऑलरेडी हो चुका है ना। अगर पिछड़ा नाम पे अगर बन सकते हैं मोदी, तो दलित क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर होगा? ये तो लाजिमी है, लॉजिकल एक्सटेंशन है ये। अब ये देखना होगा कि अगली सरकार जो आ रही है, इसी सरकार के पॉलिसीज को आगे बढ़ाएगी या कोई ऑल्टरनेटिव एजेंडा सेट करेगी। और आप जैसे कुछ लोग कांग्रेस में जो नेता हैं, जो पद हैं, उनको लेकर भी सवाल उठाते थे, वहाँ भी पूरी हिस्सेदारी अभी नहीं है दलित पिछड़ों की पार्टी। नहीं, तो लोग आवाज उठाए ना, जो पार्टी के अंदर आवाज उठाए कि यहाँ ना सचिव है ना इंचार्ज हैं। हाँ, तो अब भाई जब हो जिसकी जितनी संख्या उतना उसका हक। तो राहुल गांधी दे चुके हैं ना कर्नाटक में नारा। तो ये तो पहले इंटरनल जो पार्टी के अंदर है, जैसे कि रायपुर में जो अधिवेशन हुआ था फरवरी में शायद, तो उसमें उन्होंने कहा था ना कि युवाओं को और SC ST OBC को पार्टी में प्रतिनिधित्व देंगे, कहा था ना। तो वो तो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी वो प्रतिनिधित्व जो है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, वो दिखना चाहिए कि पार्टी के अंदर जो है, और वो भी किस किस तरह के लोग ला रहे हैं, ये भी इसका भी समीक्षा होना बहुत जरूरी है। किस किस तरह के लोग ला रहे हैं। आज जो बीजेपी में चला गया, जो दलित है वहाँ पर RSS के लिए काम कर रहा है, कल आपके पास आ जाए तो सेकुलर कैसे हो जाए? तो सर, ये हिस्सेदारी पार्टी में देते हैं या सेल में देते हैं? जैसे बीजेपी में SC सेल, OBC सेल, यही हाल कांग्रेस में है? नहीं, वो सेल तो है ही पार्टी में। अब तो ये कह सकते हैं ना कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही दलित हैं। उनके 3 मुख्यमंत्री वो पिछड़े हैं। क्यों नहीं बनाते सर? अपर कास्ट सेल तो नहीं बनता भाई, वो रूलिंग एलीट है ना। बात समझो, खाली संख्या से थोड़ी देश के पूरे संसाधन पे कब्जा है, सारे मंत्रालय पे कब्जा है, तो उसको सेल की क्या जरूरत है? सारे बिजनेस उसके हाथ में है। हमारे लोग तो अभी खाली नौकरी और नेता बनने के चक्कर में है। बिजनेस में कितनी हिस्सेदारी होगी, ये सवाल उठाना जरूरी है। ये सरकार ऐसी पॉलिसी बनाए, कितने स्कॉलरशिप देंगे SC ST OBC को, विदेश जाने के लिए कितने बच्चों को देंगे, ये सब सवाल उठाना पड़ेगा ना। मुझे लगता है नौकरी और पॉलिटिकल रिजर्वेशन के अलावा संसाधनों में हिस्सेदारी पे विमर्श हो, एजुकेशन पे विमर्श हो, हेल्थ पे विमर्श हो, सुरक्षा पे विमर्श हो, एट्रोसिटीज एक्ट को गंभीरता से लागू किया जाए। अभी जिस तरह का हाल देश में माहौल है, आप देख नहीं रहे? छोटे सब पत्रकार गिरफ्तार हो रहे हैं, उधर नेता गिरफ्तार, सब में ED फंसाए हुए, सब में ED, सब में कुछ लगा दो, राजद्रोह लगा दो, कुछ केस कर दो। और यहाँ आपको दिख नहीं रहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रिंसिपल के खिलाफ FIR है, चार्जशीट दर्ज है, उसके ऊपर एक्शन नहीं हो रही है। तो पहले अभी जो पूरा जो सरकार है ये डिफीट हो और दूसरा एजेंडा तय हो। शुक्रिया।